नमस्कार आप सभी का जीएस विद आशु में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इसमें हम बात करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता में मदरसा की स्थापना की थी। इस मदरसा के प्रमुख थे मौलवी मुइज़ुद्दीन और इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। इसके जो ग्रेजुएट थे वो ब्रिटिश राज में दुभाषी यानी इंटरप्रेटर के रूप में सहायता करते थे। और इसके 10 साल बाद 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप बनारस में पहला संस्कृत कॉलेज खोला गया। उसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। उसके बाद पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को ला सोसाइटी एशियाटिक द एशियन सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी और वर्ष 1829 में शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। वॉरेन हेस्टिंग काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था और इस भगवत गीता की जो एंग्लो ट्रांसलेटेड थी उसकी प्रस्तावना खुद वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। विल्किंस ने फ़ारसी तथा बांग्ला प्रिंटिंग के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया था। हॉलहेड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। वॉरेन हेस्टिंग के समय कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे सर विलियम जोन्स। वो प्रेरित हुए 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने के लिए और उन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की सर विलियम जोन्स ने, और ये खुद उसके सभापति नियुक्त हुए। पहले इन्होंने सभापति होने का प्रस्ताव वॉरेन हेस्टिंग को दिया था, जिसको वॉरेन हेस्टिंग ने अस्वीकार कर दिया। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्च नाम की पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में विलियम जोन्स ने 1789 में कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी उसकी समीक्षा के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। मतलब इस जो हंटर आयोग का जो रिपोर्ट आया उसमें बताया गया कि भाई प्राइमरी एजुकेशन में कुछ डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले 8 नवंबर 1905 को रंगपुर इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना हुई और 16 नवंबर 1905 को कोलकाता के एक सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके तहत हर वर्ष भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1917 में सरकार ने कोलकाता यूनिवर्सिटी की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया जो डॉक्टर एमी सेडल, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, उन्हें इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इस आयोग का नाम था सैडलर आयोग। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग को कोलकाता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। तो इस आयोग का विचार यह था कि अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा को सुधार करना है तो पहले माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना आवश्यक है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपने ही काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त कर दिया। मैकाले ने शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया और भारत के औपनिवेशिक काल में उसने द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन यानी अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत का मतलब ये था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इससे क्या होगा, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जनसामान्य तक पहुँचेगा।
भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के नियम 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से मिले। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया है कि यूरोप के एक अच्छे लाइब्रेरी की एक अलमारी के कक्ष में भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान चीज़ें हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया और गवर्नर विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से 35 तक रहा और इन्हीं के शासनकाल में ही इस प्रस्ताव को अपनाया गया। जब उन्होंने 7 मार्च 1835 को मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत किया तब भारत में फिर अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के वुड्स डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 यूनिवर्सिटी बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में स्थापित की गई 1857 में। डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से ही मुंबई में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। डी.के. कर्वे महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की। 1896 में इन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना की थी और खुद एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किए थे। वर्ष 1958 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई तथा 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में वी.के. चिपलुकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर तथा एम.बी. नामजोशी प्रमुख थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक विद प्रचारकों में से एक थे। 1817 में उन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कोलकाता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में तथा दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय प्रबल रूप से वकालत किए। वर्ष 1916 में बीएचयू की स्थापना किए और उसका शिलान्यास लॉर्ड होर्डिंग द्वारा करवाए और खुद 20 साल तक कुलपति रहे। वर्ष 1919 से 1939 तक इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा मर्यादा नामक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित किए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये स्टेटमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।